स्वागत है बच्चों, आप सभी का अपनी इस मैथमेटिक्स के ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में 4.3 एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन को जो है वो कंप्लीट कर लिया था। बच्चों आज हम करेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। अभी हम पढ़ रहे हैं बच्चों यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो सारणिक विधि से हम किस प्रकार से निकाल सकते हैं। और त्रिभुज के क्षेत्रफल के अनुसार ही हमने 3 बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध भी पढ़ा था और हमने वहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने की विधि भी हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो बच्चों आज हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करेंगे, जिसमें मुझे 3 बिंदुओं के सरेख होने के प्रतिबंध की यहाँ पे आवश्यकता पड़ने वाली है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, दिखाइए कि ये तीनों बिंदु जो है वो सरेख है। और आपको अच्छे से पता है कि कोई भी 3 बिंदु जो है वो सरेख कब होते हैं, जब उन तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो 0 के बराबर हो। अगर ये 0 के बराबर आता है तब तो ये तीनों बिंदु सरेख है, अदरवाइज यहाँ पे तीनों बिंदु सरेख नहीं होंगे। तो देखिए बच्चों, हम इसको किस प्रकार से प्रूफ करेंगे। दिए गए तीनों बिंदु सरेख है यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि तीनों बिंदुओं से निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल इज इक्वल्स टू 0। तो बच्चों 3 बिंदु सरेख का मतलब एक ही रेखा के ऊपर होंगे अगर यहाँ पे इन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज निर्मित होगा उसका क्षेत्रफल जो है वो 0 के बराबर हो, क्योंकि इन तीनों बिंदु सरेख होने से वहां पे त्रिभुज जो है वो बनेगा ही नहीं। अर्थात अगर हम उसका क्षेत्रफल निकालने का प्रयास करेंगे तो वो 0 के इक्वल आएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे डेल इक्वल्स टू आ जाएगा 1/2 और त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए गए बिंदुओं से हम किस प्रकार से निकालते हैं, इन दोनों निर्देशांक को हम यहाँ पे पुट करेंगे a b प्लस c, यहाँ पे दूसरे बिंदु के निर्देशांक b और यहाँ पे आएगा c प्लस a और यहाँ पर आ जाएगा c और ये हो जाएगा a प्लस b और इसके इक्वल्स टू में बच्चों हमें यहाँ पे प्रूफ करना है 0। तो बच्चों यहाँ पे तीसरा स्तंभ जो है वो हमें 1 1 1 लेना होता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर ये क्या वाकई में 0 के बराबर होगा या नहीं होगा। देखिए बच्चों, इसको कैसे सोल्व करेंगे। हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलेंगे, जो मुझे यहाँ पे दिया हुआ है डेल इक्वल्स टू 1/2 a b प्लस c, अर्थात हमें यहाँ पे डेल इक्वल्स टू 0 प्रूफ करना है। तो डेल आपको यहाँ पे दिया हुआ है a b प्लस c, यहाँ पे है b c प्लस a और ये हो गया c a प्लस b और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 1। देखिए बच्चों, यहाँ पे हम इसका डायरेक्ट प्रसार करके भी यहाँ पे 0 प्रूफ कर सकते हैं, या फिर सारणिकों के गुणधर्म का उपयोग करके भी हम यहाँ पे इस डेल के मान को 0 प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे संक्रिया भी अप्लाई कर सकता हूँ। तो देखिए बच्चों, मैं पहले स्तंभ के अंदर यहाँ पे संक्रिया ले रहा हूँ C1 प्लस में C2, अर्थात पहले स्तंभ में क्या परिवर्तन होगा कि मुझे पहले स्तंभ को दोनों स्तंभों को जोड़ के लिखना होगा। तो बच्चों यहाँ पे डेल इक्वल्स टू आएगा 1/2, ये हो जाएगा यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ पर आएगा बच्चों b प्लस सी, ये हो जाएगा c प्लस a, यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं a प्लस b और यहाँ पे रहेगा 1 1 1। अब देखिए बच्चों, मैं यहाँ पे पहले स्तंभ से a प्लस बी प्लस सी यहाँ पे कॉमन लूंगा, तो यहाँ पर C1 से a प्लस बी प्लस सी जो है वो उभयनिष्ठ लेने पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पे डेल इक्वल्स टू में a प्लस बी प्लस सी बटे 2 और यहाँ पर आ जाएगा 1 1 1। दूसरे स्तंभ में यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं होगा, b प्लस सी, c प्लस a और यहाँ पर हो जाएगा a प्लस b और यहाँ पर आएगा 1 1 1। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सारणिकों के गुणधर्म से, तो बच्चों एक सारणी का गुणधर्म हमने पढ़ा था कि यदि किसी सारणिक में किन्हीं 2 स्तंभों या 2 पंक्तियों के अवयव अगर समान हो जाए तो सारणी का मान जो है वो 0 के बराबर होता है। अतः सारणिकों के गुणधर्म से, सारणिक के गुणधर्म से P3 से, तो बच्चों यहाँ पे सारणिक का कौन सा गुणधर्म हम यूज कर रहे हैं, P3 से हम डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई कर देंगे डेल इक्वल्स टू 0।
तो बच्चों सारणिकों को जो हमने गुणधर्म पढ़े थे उसमें तीसरा गुणधर्म ये था कि यदि किसी सारणी के दो स्तंभ या दो पंक्तियों के अवयव सर्वसम हो तो उस सारणी का मान शून्य के बराबर होता है। तो बच्चों यहाँ पे इस सारणी का मान शून्य का बराबर होने का मतलब यहाँ पे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ गया, और त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आने का मतलब हो गया कि तीनों दिए गए बिंदु जो है वो सरेख है, अतः तीनों बिंदु सरेख होंगे, अतः तीनों बिंदु सरेख होंगे। तो बच्चों यहाँ पे काफी आसान क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप अच्छे से अभ्यास कर लेना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 में मुझे यहाँ पे k का मान ज्ञात करना है। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल मुझे दे रखा है यहाँ पे 4 वर्ग इकाई, और जहां पर त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक आपको दो अलग अलग पार्ट्स के अंदर अलग अलग दिए हुए हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे बहुत आसानी से हम यहाँ पे k का मान कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है उसमें इन तीनों ही बिंदुओं के निर्देशांक को यहाँ पे अप्लाई करूंगा, और बराबर में बच्चों चूंकि क्षेत्रफल मुझे 4 वर्ग इकाई दे रखा है तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि जब भी त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया गया हो तो हमें उसका जो संख्यात्मक मान है वो +4 भी लेना होता है और -4 भी लेना होता है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे किस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। सबसे पहले मैं पहले पार्ट को प्रूफ करूंगा यहाँ पे। तो यहाँ पे बच्चों आपको प्रश्नानुसार क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार यहाँ पे दोनों ही कंडीशन में जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है वो 4 वर्ग इकाई है, अर्थात यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल डेल इक्वल्स टू, फॉर्मूला यहाँ पे होगा बच्चों 1/2 x1 y1, यहाँ पे आएगा x2 y2, यहाँ पे आएगा x3 y3, 1 1 और 1। तो बच्चों यहाँ पे ये हो गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, और प्रश्नानुसार आपको ये क्षेत्रफल जो है वो 4 वर्ग इकाई के इक्वल दे रखा है, अर्थात इसका संख्यात्मक मान आपको यहाँ पे प्लस और -4 लेना होगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे पहले केस में जो आपको निर्देशांक दे रखे हैं शीर्षों की वो यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो अपना त्रिभुज का क्षेत्रफल किस प्रकार से यहाँ पे आएगा। देखिए 1/2 x1 y1 के स्थान पे यहाँ पे आएगा 1 0, x2 y2 के स्थान पे हम यहाँ पे लेंगे 4 0, और x3 y3 के स्थान पे आ जाएगा यहाँ पे 0 2, और लास्ट में आएगा 1 1 और 1, और इक्वल्स टू में हम लेंगे बच्चों यहाँ पे +-4। अब देखिए बच्चों हम इसका यहाँ पे प्रसार करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, 2 को हम वज्र गुणा करेंगे तो ये +-8 हो जाएगा, और यहाँ पे हम लोग प्रसार करेंगे तो आपके पास आएगा, सबसे पहले k के सापेक्ष करेंगे तो k की जो उपसारणिक होगी बच्चों वो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने से हमें प्राप्त होगी, ये हो जाएगा 0 1 2 और 1। अब बच्चों इस 0 के सापेक्ष प्रसार करने का कोई मतलब नहीं रह जाता, और यहाँ पे हम +1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो यहाँ पर पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो अपने पास यहाँ पे आएगा 4 0 0 2। तो बच्चों अपनी 1 के सापेक्ष जो उपसारणिक होगी वो इस रूप में हमें प्राप्त होगी, और 2 का जब वज्र गुणा करेंगे 4 से तो हमें यहाँ पे प्राप्त होगा +-8। अब देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, k इंटू में 0 को 1 से गुणा करेंगे तो ये आएगा 0 -2 1 का हो जाएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 1 4 2 हो जाएगा 8 -0, और यहाँ पे आएगा +-8। -2 को k से गुणा करेंगे तो बच्चों ये हो जाएगा यहाँ पे -2, और प्लस में हो जाएगा 8 1 8, और बराबर में है +-8। देखिए बच्चों यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त होती है k में, एक बार मैं यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लूंगा 8 का और एक बार ऋणात्मक, तो मुझे दोनों ही मानों के संगत, दोनों ही चिन्हों के संगत मुझे k के दो अलग अलग मान प्राप्त होंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे धनात्मक चिन्ह लेने पर तो देखिए बच्चों धनात्मक चिन्ह लेंगे तो अपने पास समीकरण बनेगी -2k +8, और बराबर में आएगा यहाँ पे +8, और +8 से +8 हो जाएगा कैंसिल, तो कुल मिला के -2k बराबर आएगा 0, यानी यहाँ से जो k का मान मुझे प्राप्त होगा वो 0 प्राप्त होगा। दूसरे केस में बच्चों मैं यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लेके चलूंगा, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, और जब मैं यहाँ पे ऋणात्मक चिन्ह लूंगा बच्चों तो मेरे पास आएगा -2k +8, और बराबर में ऋणात्मक चिन्ह की वजह से मुझे 60 को नेगेटिव लेना होगा, तो बच्चों यहाँ पे आएगा -2k बराबर -8 और -8, यानी कुल मिलाकर ये हो जाएगा -16, तो k का मान आएगा -16 को -2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे +8। तो बच्चों अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल 4 वर्ग इकाई प्राप्त करने के लिए इन तीनों शीर्षों से निर्मित त्रिभुज के क्षेत्रफल में जो k का मान है वो दो अलग अलग कंडीशंस में मुझे 0 और +8 जो है वो प्राप्त होगा। तो बच्चों यहाँ पे आसान क्वेश्चन है, बस आपको ध्यान इतना ही रखना है कि आपको जो क्षेत्रफल यहाँ पे दिया गया है, चूंकि यहाँ पे क्षेत्रफल वर्ड यूज किया गया है इसलिए आपको ये धनात्मक वैल्यू शो की गई है। हो सकता है संख्यात्मक मान जो है इसका +4 आया
हो सकता है इसका जो संख्यात्मक मान है वो -4 आया हो। उन दोनों ही संभावनाओं को हम यहाँ पे जो है वो इग्नोर नहीं कर सकते हैं। इसीलिए जब त्रिभुज का क्षेत्रफल मैंने संख्यात्मक रूप में लिखा तो मुझे दोनों ही वैल्यू यहाँ पे लेनी पड़ती है, क्योंकि दोनों ही चिन्हों के अंतर्गत मुझे जो k का मान है वो अलग अलग प्राप्त होता है। तो दोनों ही संभावनाओं के केस में, क्योंकि अगर मैं k का मान 0 लूंगा तब भी मुझे 4 प्राप्त होगा, और k का मान 8 लूंगा तब भी मुझे क्षेत्रफल 4 ही प्राप्त होगा। और अगर आप यहाँ पे केवल प्लस का 4 लेते तो k के एक वैल्यू को आप यहाँ से मिस कर देते। तो बच्चों आसान क्वेश्चन है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए बच्चों, इसका सेकंड पार्ट हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर भी आपको शीर्षों के निर्देशांक में परिवर्तन दिया गया है। त्रिभुज का क्षेत्रफल बिल्कुल वही होने वाला है, और जो क्षेत्रफल दे रखा है वो आपको ±4 के इक्वल दे रखा है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे दूसरे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए यहाँ पे शीर्षों के निर्देशांक में परिवर्तन करेंगे तो अपने पास आएगा डेल इक्वल्स टू 1/2। यहाँ पर आएगा -2 0 जो कि पहले निर्देशांक को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पे आएगा 0 और 4, और यहाँ पर आएगा 0 और k, लास्ट में आएगा 1 1 1, बराबर में आएगा ±4। अब देखिए बच्चों, यहाँ से हम लोग इसका प्रसार करेंगे तो 2 को वज्र गुणा करेंगे तो ये +−8 हो जाएगा, और यहाँ पर -2 के सापेक्ष जो प्रसार करेंगे तो इसकी पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 k और 1, यानी कि ये इसकी उपसानिक हो जाएगी। 0 के सापेक्ष प्रसार यहाँ पे होगा नहीं, और 1 के सापेक्ष करेंगे प्रसार तो इसकी जो उपसानिक है बच्चों वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो अपने पास आएगा 0 4 0 और k, बराबर में आएगा बच्चों आपके पास +−8। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा -2, इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 4 1 4 और माइनस का k। यहाँ पर बच्चों इस सारणी का मान 0 आएगा, और बराबर में आपके पास रहेगा केवल +−8। तो अंदर गुणा करेंगे बच्चों तो हमें प्राप्त होगा -8 माइनस माइनस प्लस का 2k, बराबर में आएगा यहाँ पे +−8। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हम बिल्कुल वही एक बार धनात्मक चिन्ह लेंगे। धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या आएगा बच्चों, -8 प्लस में 2 के बराबर में प्लस का 8, तो यहाँ पे 2 के बराबर हो जाएगा 8 + 8 यानी कि 16। तो यहाँ से k की वैल्यू हो जाएगी 16/2 यानी कि 8। और दूसरी कंडीशन में बच्चों हम यहाँ पे लेके चलेंगे ऋणात्मक चिन्ह। तो ऋणात्मक चिन्ह लेंगे तो यहाँ पे क्या परिवर्तन आएगा k के मान में, देखिए बच्चों यहाँ पर आएगा -8 प्लस का 2k और इक्वल्स टू में आ जाएगा -8। -8 से -8 हो जाएगा कैंसिल, तो अपने पास 2k बराबर 0, अर्थात यहाँ से k का जो मान है वो 0 आएगा। तो बच्चों यहाँ पे जो k का मान है वो दो अलग अलग कंडीशंस में आपको अलग अलग प्राप्त होगा। धनात्मक चिन्ह के सापेक्ष +8 और ऋणात्मक चिन्ह के सापेक्ष -8 प्राप्त होगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन भी बिल्कुल वैसे ही था, अच्छे से इसके ऊपर अभ्यास कीजिए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए बच्चों, यहाँ पे दो पार्ट आपको दिए गए हैं, और पहले पार्ट में आपको दिया गया है कि सारणिकों का प्रयोग करके इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। बच्चों इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण जो है आपने 11वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है। दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करने का जो फॉर्मूला था, लेकिन वहां पे जो वो विधि थी वो डिफरेंट थी। हमें यहाँ पे कौन सी विधि यूज करनी है, सारणिक विधि। बच्चों सारणिक विधि का यूज करके हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का समीकरण किस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं, ये अपने आप में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है और सोचने वाली बात है। देखिए बच्चों, हम मान के चलेंगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर एक बिंदु XY है। तो बच्चों यहाँ पे ये जो तीनों बिंदु होंगे, दो तो आपको दिए गए हैं, एक बिंदु हमने एज्यूम किया है उस रेखा के ऊपर। तो बच्चों चूंकि ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं, इसका मतलब ये तीनों के तीनों बिंदु जो है वो सरेख होंगे। तो बच्चों यहाँ पे सरेख होने का प्रतिबंध यूज करके हम यहाँ पे उस रेखा का समीकरण जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों की इसकी विधि क्या होगी यहाँ पे इसको प्रूफ करने की। माना बिंदुओं 1 2 और 3 6 को मिलाने वाली रेखा पर कोई बिंदु XY स्थित है। तो बच्चों हमने यहाँ पे क्या माना कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के ऊपर कोई बिंदु XY स्थित है।
तो बच्चों से क्या निष्कर्ष निकला, यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा पर अगर कोई तीसरा बिंदु भी स्थित है, इसका मतलब ये तीनों बिंदु एक ही रेखा के ऊपर स्थित हैं, अर्थात ये तीनों बिंदु जो है वो सरेख हैं। अर्थात तीनों बिंदु एक दो तीन छह व एक्स वाई सरेख होंगे। तो बिंदुओं की सरेख होने के प्रतिबंध से बिंदुओं के संरेख होने के प्रतिबंध से तो बच्चों त्रिभुज यहाँ पे तीन बिंदुओं के सरेख होने का प्रतिबंध क्या कहता है कि अगर कोई तीन बिंदु सरेख है तो इस प्रकार निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है वो शून्य के बराबर होगा। अर्थात यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 यहाँ पर ये क्षेत्रफल किसके इक्वल आएगा, शून्य के इक्वल आएगा। बच्चों यहाँ पे x1 y1 x2 y2 और x3 y3 के स्थान पे इन तीनों बिंदुओं के निर्देशांक रखेंगे तो अपने पास यहाँ पर आ जाएगा 1/2 x1 y1 के स्थान पे पहला बिंदु यहाँ पे ले लेंगे 1 2, x2 y2 के स्थान पे दूसरा बिंदु ले लेंगे 3 6 और तीसरा बिंदु हमने माना इस रेखा के ऊपर x y और यहाँ पर आएगा 1 1 1 और इक्वल्स टू में है यहाँ पे 0। इस 2 को यहाँ पे वज्र गुणा करके 0 की तरफ लेके जाएंगे तो ये 0 हो जाएगा और यहाँ पे हम इसका प्रसार कर देंगे। तो देखिए बच्चों पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो बिंदु 1 के सापेक्ष इसकी जो उपसारणिक होगी वो हो जाएगी 6 1 और y1 माइनस 2 के सापेक्ष इस 2 का साइन जो है बाहर माइनस का आएगा और इसके सापेक्ष जब हम इसका प्रसार करेंगे तो इसकी उपसारणिक पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने पे मुझे प्राप्त हो जाएगी 3 1 x और 1 और यहाँ पर +1 के सापेक्ष जो उपसारणिक आएगी बच्चों वो आ जाएगी यहाँ पे 3 6 x और y। तो जो पहली पंक्ति का अंतिम अवयव है उसके सापेक्ष उपसारणिक हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर दी। चलिए बच्चों हम करते हैं इसका प्रसार और प्रसार करने पे x और y में आएगा एक रिलेशन जो कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण को इंगित करेगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, बाहर 1 दिया हुआ है तो 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो वापस वही वैल्यू आती है। तो यहाँ पे क्या आने वाला प्रसार करने के बाद 6 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 6 और y को 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का y माइनस का 2 यहाँ पे आएगा 3 को 1 से गुणा करने पर 3 और माइनस में x को 1 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा x प्लस यहाँ पर भी बाहर 1 दिया हुआ, 1 को किसी से भी गुणा करते हैं वापस वही पद आता है तो 3 को y से गुणा करेंगे तो बच्चों यहाँ पर आएगा 3y और 6 को x से गुणा करेंगे तो माइनस का 6x और बराबर में लेके चलेंगे 0। अब बच्चों हम इसको थोड़ा और सोल्व कर लेते हैं तो यहाँ पे आएगा 6 माइनस y माइनस का 6 और प्लस का 2x यहाँ पे हो जाएगा 3y माइनस का 6x। अब देखिए बच्चों यहाँ पे x के जो पद है वो होंगे यहाँ पे 2x और माइनस का 6x दोनों को सोल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 4x माइनस का y प्लस का 3y तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 2y और 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल तो इक्वल्स टू में आएगा 0। तो बच्चों यहाँ पे -2 का अगर मैं भाग देता हूँ, इस पूरी समीकरण में -2 का भाग देता हूँ तो ये हो जाएगा 2x, यहाँ पर आएगा माइनस का y बराबर में आएगा 0। तो यहाँ पर 2x माइनस y बराबर 0 जो है वो एक रेखा की समीकरण को प्रदर्शित करता है। इसका सीधा सा मतलब हुआ कि ये रेखा की समीकरण जो है वो इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा की समीकरण होगी। कैसे जांच करेंगे बच्चों कि ये अपना जो रेखा की समीकरण आई है ये सही है या नहीं है। तो बच्चों चूंकि दी गई रेखा जो है वो इन दोनों बिंदुओं से होकर गुजरती है तो निश्चित तौर पर ये रेखा की समीकरण जो है वो इन दोनों बिंदुओं को संतुष्ट करनी चाहिए। जब मैं यहाँ पे x y के स्थान पे 1 और 2 रखता हूँ तो सोल्व करने पे 2 - 2 यानी 0 आ रहा है, यानी कि बिंदु 1 और 2 इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। 3 और 6 जब मैं x और y के स्थान पे रखूंगा तो 3 2 6 -6 यानी कि तब भी मुझे क्या प्राप्त होगा, 0। अर्थात बच्चों यहाँ पे अपनी दी गई रेखा की समीकरण जो हमने प्राप्त की है वो बिल्कुल सही है और हमारा आंसर भी सही है। तो बच्चों यहाँ पे बहुत आसानी से इसी लॉजिक से हम यहाँ पे 4th क्वेश्चन का पहला पार्ट हमने सोल्व कर दिया। अब हम बढ़ते इसी के 2nd पार्ट की तरफ। बच्चों हम करने जा रहे हैं यहाँ पे 4th क्वेश्चन का 2nd पार्ट और इसमें बच्चों केवल यहाँ पे बिंदु चेंज दिए गए हैं। यहाँ पे बिंदु दिए गए 3 1 और 9 3। तो बच्चों इसकी भाषा बिल्कुल वही रहेगी, मैं पहले वाले क्वेश्चन में थोड़ा परिवर्तन कर देता हूँ। माना बिंदुओं 3 1 यहाँ पर आएगा 3 1 और 9 3 को मिलाने वाले रेखा पर कोई बिंदु x y जो है वो स्थित है। अर्थात तीनों बिंदु कौन कौन से तीनों बिंदु हो गए, 3 1 9 3
वह एक्स वाई जो है वो यहाँ पर क्या होंगे, सरेख होंगे। तो बिंदु के सरेख होने के प्रतिबंध से त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो शून्य के बराबर होगा। अब हमें केवल यहाँ पे बच्चों x1 y1 यानी कि शीर्षों के निर्देशांक की वैल्यू जो है यहाँ पे पुट करनी है। दो को जब वज्र गुणा करेंगे बच्चों वो जीरो की तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे अपने पास x1 y1 के स्थान पे इस बार आएगा 3 1, x2 y2 के स्थान पे यहाँ पर आएगा यहाँ पे 9 3, और x3 y3 के स्थान पे यहाँ पर आएगा x5, और यहाँ पर हो जाएगा 1 1 1 और बराबर में रहने वाला है 0। अब देखिए बच्चों इसका केवल प्रसार करना है, तो पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार करेंगे तो यहाँ पे 3 के सापेक्ष इसकी जो उपसारणिक है वो आएगी, स्तंभ और पंक्ति को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 3 1 y 1। दूसरे अवयव 1 के सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ आएगा 9 1 x 1, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 1 x और 1, 9 1 1 यहाँ पर आएगा बच्चों 9 1 x और 1, और इसका जो अंतिम अवयव है +1 इसके सापेक्ष जब प्रसार करेंगे तो इसके सारणिक का जो उपसारणिक आएगी बच्चों वो पंक्ति और स्तंभ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर आएगा 9 3, और नीचे आने वाला यहाँ पे x और y, और ये त्रिभुज का क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, शून्य के बराबर। तो देखिए बच्चों इसको आगे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा 3, इसका प्रसार करेंगे तो ये हो जाएगा 3 1 का 3 माइनस का y माइनस 1, और ये हो जाएगा यहाँ पे 9 1 का 9 माइनस का x प्लस का 1, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 9y माइनस का 3x और बराबर में आएगा 0। अंदर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9 माइनस का 3y, माइनस 1 से गुणा करेंगे तो माइनस का 9 प्लस का x, अंदर 1 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9y माइनस का 3x बराबर में 0। तो देखिए बच्चों सबसे पहले x की टोटल वैल्यू यहाँ पे चेक करेंगे तो x के यहाँ पे दो पद है, x और माइनस का 3x, दोनों को सोल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा माइनस का 2x। y का चेक करेंगे तो 9y माइनस का 3y यानी यहाँ पर आएगा प्लस का 6y, और प्लस 9 से माइनस का 9 हो जाएगा कैंसिल, बराबर में है 2, और पूरी समीकरण में हम -2 का भाग देंगे तो हमारे पास आएगा x माइनस 3y बराबर 0, जिसको हम x बराबर 3y भी लिख सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन बिल्कुल सेम है जैसा हमने इसका पहला पार्ट किया था, बिल्कुल उसी तर्ज के ऊपर इसका सेकंड पार्ट भी बहुत आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो बच्चों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, 4 क्वेश्चन तक हमने कर लिए, काफी आसान है। आपको केवल यहाँ पे इन सभी प्रतिबंधों को अच्छे से याद रखना है और आपको अच्छे से इनके ऊपर अभ्यास करना है। फिर भी बच्चों कोई भी दिक्कत आपके सामने आए तो आप जरूर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।